देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है ये, काफ़ी बड़ा चैप्टर है टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स का। तो हमें टाइम लगने वाला है इसमें और बहुत सारी रटने की चीज़ें भी आपके लिए आएँगी। थोड़ा-सा वो भी आपको तैयार रहना है। बेसिकली टीडीएस होता क्या है, उसको पहले हम समझते हैं, उसी के बाद भी हम आगे कुछ बढ़ पाएँगे। देखिए, इनकम टैक्स देना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। पहली बात तो ये है, गवर्नमेंट के पास भागे हुए नहीं जाएँगे आप कि हमारा इनकम आ गया तो हमें इनकम टैक्स देना। तो सपोज 150 करोड़ लोग हैं, उसमें से मान लेते हैं 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको टैक्स देना है। अब वो तो देंगे नहीं गवर्नमेंट को, लेकिन अब टैक्स देना है इनकम पर, और इनकम कहीं ना कहीं से तो होती है। मान लिया आप जॉब करते हैं, सैलरी की इनकम है आपकी, है ना? तो अब मान लिया 50 लाख 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं और जिनको टैक्स देना। अब गवर्नमेंट के लिए इन 1 करोड़ लोगों को पकड़ना मुश्किल है, लेकिन इनको सैलरी मिल कहां से रही है? ऐसी कंपनीज जो बिजनेस हाउसेस हैं, वो कितने होंगे? 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख। तो इनको पकड़ना आसान है बजाय इन लोगों को। अब इनको कैसे पकड़े? ये जो कंपनी है, ये अपना जब P&L अकाउंट बनाएगी तो इसमें सैलरी लिखेगी, खर्चा। तो इनसे कहेंगे भैया सैलरी आप तभी लिख सकते हो जिस इंसान को आप सैलरी दे रहे हो उसका टैक्स काट लो पहले ही। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आप जब पेमेंट कर रहे हो तो टैक्स काट लो, और जब टैक्स काटोगे, मान लिया मिस्टर राम को आप सैलरी दे रहे हैं, श्याम को सैलरी दे रहे हैं, मोहन को दे रहे हैं सैलरी, इन सब से इनका टीडीएस काट लो। कितना वो अभी हम बताएंगे, टैक्स काट लो, और इनसे कहो आप अपना परमानेंट अकाउंट नंबर बताओ। इनसे कहो घबराने की बात नहीं है, आपका जो टीडीएस काटा है ये आपका एडवांस टैक्स जमा हो गया गवर्नमेंट के पास। आप अपना परमानेंट अकाउंट नंबर बताओ, आपके उसी अकाउंट में जमा हो जाए। इनके जो परमानेंट अकाउंट नंबर है उसमें पैसा जमा हो गया। मान लिया मिस्टर राम के 50,000 रुपए का टीडीएस पूरे साल में जमा हो गया, लेकिन इनका जो टैक्स बनता है वो 30,000 बनता है और जमा हो गया 50,000। तो 50,000 माइनस करके 20,000 इन्हें रिफंड मिल जाएगा, वापस मिल जाएंगे पैसे। लेकिन अगर इनका 1,30,000 रुपए बैठ, तो अभी तो 50,000 ही कटे हैं, तो बाकी के 80,000 रुपए इनको और पेमेंट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। कहने का मतलब है जो टीडीएस कटा है वो घबराने की बात नहीं है, वो हमारा एडवांस पैसा जमा हो गया गवर्नमेंट के पास, और हमारे ही अकाउंट में जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है वो हमारा ही अकाउंट नंबर होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, वहां पर पैसा जमा हो गया। तो टीडीएस के चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि किस इंसान को पेमेंट करते हुए टैक्स काटना है, ठीक है ना? तो ये है इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट। इंट्रोडक्शन है, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स। भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों को पकड़े, उनसे टैक्स रिकवर करे, उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए, और टैक्स को लोग जो नहीं देते हैं उनको कम करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक प्रोविजन बनाया कि जब सोर्स ऑफ इनकम है तभी ही टैक्स काट लिया जाए। Under this scheme, the payer of the income has to deduct the amount of tax from the income of the payee and has to pay only net amount to the payee, which is after the deduction of tax. Further, the person who has deducted the amount of tax has to deposit it with the central government within a stipulated time period. तो टाइम पीरियड बताया जाएगा, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर इस पैसे को गवर्नमेंट के पास जमा करा। The payee of income gets only net amount after TDS from his or her income tax liability. The amount which has been deducted has to be reduced and only balance amount has to be paid or deposited. ये वही बात है जो अभी अभी मैंने आपको समझाई। Deduction of tax at source and advance payment, section 190. Total income of the assessee for the previous year is taxable in assessment year. हमें पता प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स कब लगता है? असेसमेंट ईयर में। However, income tax is recovered from the assessee in previous year itself by the following two modes. लेकिन दो तरीके से हम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स वसूल कर लेते हैं।
एक है एडवांस टैक्स। अगर आपको मालूम है, अगर आपका एक साल में टैक्स देने की देनदारी 10,000 से ज्यादा होने की उम्मीद है, तो आपको असेसमेंट ईयर का इंतजार नहीं करना है, आपको प्रीवियस ईयर में ही 4 इंस्टॉलमेंट में टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा कराना पड़ेगा। आपको इंतजार नहीं करना अगले साल का। जनरली आपका मान लिया, आपको उम्मीद है आपका 2000 का टैक्स बैठेगा, तो आपका क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, 23, 24 असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर का मतलब इस ईयर में आप अपनी इनकम को असेस करिए, और इंडिविजुअल है तो 31 जुलाई 2024 आपके लिए आईटीआर की ड्यू डेट है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। तब आप अपनी इनकम कंप्यूट करिए और गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा करा दीजिए, लेकिन ये तभी होगा जब 10,000 से कम है। 10,000 या उससे ज्यादा होने की उम्मीद है तो आपको अगले साल का इंतजार नहीं करना, आपको सारा टैक्स इसी साल जमा कराना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर 2023-24 में ही। वो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कितना जमा। और दूसरा रास्ता क्या है, टीडीएस और टीसीएस। These taxes are deducted from the total tax due from the assessee. The assessee, while filing the ITR, has to pay self-assessment tax under section 148. सेक्शन 148 क्या कहता है, सेल्फ असेसमेंट। मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि कोई इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट आपकी इनकम निकालेगा, सेल्फ असेसमेंट चलता है। आप अपनी इनकम खुद निकालिए, खुद बताइए कितना टैक्स बनता है और खुद ही आप जमा कराइए। तो जितना टैक्स बनता है उसमें से टीडीएस जितना कट गया माइनस करिए, जितना एडवांस टैक्स जमा हो गया माइनस करिए, बाकी जमा करा दीजिए या रिफंड ले लीजिए। इफ द टैक्स इज ड्यू ऑन द टोटल एज पर हिज आईटीआर आफ्टर एडवांस टैक्स एंड टीडीएस, उतना उसे जमा कराना। डायरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस सेक्शन 190। In the following cases, tax is payable by the assessee directly. In the case income in respect of TDS not required to be deducted and the income for which TDS is to be done but it is not done. If देखिए क्या है कि हमें assessee को खुद पैसा कब जमा कराना, इन द केस ऑफ इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ विच टीडीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू, मान लिया टीडीएस कटा ही नहीं तो मुझे खुद ही तो जमा कराना है, अगर जो मुझे पेमेंट मिली उस पर टीडीएस कटा ही नहीं, या income for which TDS is to be done but it is not done, TDS कटना था लेकिन नहीं कटा। If any person who is required to TDS or an employer paying tax on non-monetary perquisite under section 192 does not deduct the whole or part of the tax or after deducting fails to pay such TDS, then such amount deemed to be assessee default। देखिए यहाँ पर आप ये समझिए कि जिस इंसान को टैक्स जमा कराना है उसका टीडीएस कट गया है, पूरा कट गया तो जमा नहीं कराना, कम कटा है तो बाकी का जमा कराना है। जिस इंसान के ऊपर ड्यूटी है कि भैया उसे टीडीएस काटना है, वो टीडीएस नहीं काट रहा है तो उसे, और जो जिसको टैक्स जमा कराना है अगर वो जमा नहीं करा रहा है तो उसे असेसी इन डिफॉल्ट कहते हैं। However, if assessee himself herself have paid to tax, then such person shall not be deemed to be an assessee। अब मान लिया आपने मेरा टीडीएस काटना है लेकिन आप टीडीएस नहीं काट रहे, तो आप कौन है, आप असेसी इन डिफॉल्ट है। लेकिन अगर मान लिया आपने टीडीएस नहीं काटा और आप कहें जी इसलिए नहीं काटा क्योंकि मैं खुद ही, भाई आपने मुझे पेमेंट कर रहे हो, आपको टीडीएस काटना है, लेकिन आपने टीडीएस नहीं काटा, क्यों नहीं काटा, क्योंकि मैंने खुद ही टैक्स जमा करा दिया। तो एक ही तो बात है। तो क्या रखा, अगर मान लिया जिस इंसान का टीडीएस काटना है उसने खुद ही जमा करा दिया टैक्स, तो फिर आप असेसी इन डिफॉल्ट नहीं है, वरना डिफॉल्ट है। अब हम सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की बात करें, तो अगर पेई कंपनी है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सरचार्ज एंड हेल्थ, नो सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस शैल बी एडेड टू द प्रेस्क्राइब्ड रेट ऑफ। टीडीएस का रेट अलग अलग जगह बता रखा है कि भैया ये वाली इनकम आप किसी को दे रहे हो तो उस पर 10%, ये वाली इनकम किसी को दे रहे हो तो 5%, ये वाली इनकम दे रहे हो तो 1%, ये वाली इनकम दे रहे हो तो 20%, ऐसे अलग अलग जगह रेट दे रखे। तो ये बोल रखा है कि अगर कंपनी टीडीएस काट रही है, पेई कौन है, कंपनी, तो ऐसी सिचुएशन में आपको सरचार्ज और सेस ऐड करने की जरूरत नहीं। ठीक है,
और अगर कोई और एसएससी है तो भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये क्या बात हुई? तो फिर तो यही कह दो जरूरत नहीं है, लेकिन इसीलिए बोला है लेकिन अगर टीडीएस सैलरी पर है तो उसमें जमा कराना, क्योंकि असल में क्या है, टीडीएस सारे एक तरफ और सैलरी का टीडीएस एक तरफ, दोनों में फर्क है। क्या? जब हम किसी को भी सैलरी का टीडीएस काटते हैं तो पता है उसमें क्या है? सैलरी के टीडीएस में एक्चुअल में ये है, ये बिल्कुल ही अलग सिस्टम है। मैं आपको सैलरी दे रहा हूं, तो सैलरी देते हुए टीडीएस में ये नहीं काटूंगा 10% 5%, ऐसा रेट नहीं है। पता है इसमें क्या बोल रखा है? आपको मैं सैलरी दे रहा हूं, आपसे कहूंगा भैया पूरे साल की सैलरी कितनी है, अंदाजा लगाएंगे। आपसे पूछेंगे आपको कौन से स्लैब के हिसाब से टैक्स देना, तो नए रिजीम के हिसाब से देना, पुरानी बताओ, पूछ लिया आपको। फिर आपसे पूछेंगे कि आपके ओवरहेड की इनकम है बताओ, अंदाजा। अभी आपका साल शुरू हुआ है अप्रैल, तो अभी से अंदाजा लगाएंगे पूरे साल इतने इनकम होने की उम्मीद। और क्या क्या, रेंटल हाउस रेंट है, हाँ भैया उसकी कितनी इनकम होती, हाँ भैया कहीं पे ब्याज पे पैसा दिया, इंटरेस्ट की कितनी इनकम है। तो ऐसे सारा अंदाजा लगाएंगे। आपसे पूछेंगे अगर आप ओल्ड रिजीम में है तो 80C से 80U कितनी डिडक्शन मिलने की उम्मीद है। कहने का मतलब है आपकी पूरी पांचों हेड की इनकम मिला के पूरी टोटल इनकम निकाल के उस पर टैक्स अभी निकालेंगे अंदाजे से अप्रैल पहले महीने में फोरकास्ट कर। मान लेते हैं टैक्स आया 12,000, 12 महीने में 12,000 है, हर महीने आपकी सैलरी से 1,000 का टीडीएस काट ले। तो क्योंकि अब आप फारिग हो गए, आप फ्री हो गए, आपको अब साल के अंत में कुछ नहीं देना, क्योंकि जितना टैक्स है सारा ही ले लिया, तो इसलिए इसमें सरचार्ज और सेस भी ऐड कर देंगे ताकि आप बिल्कुल ही फ्री हो जाए। अब और चीजों पे ऐसा नहीं है, और चीजों पे क्या, जितनी पेमेंट उसका 10%, जिसकी पेमेंट उसका 5%, तो वो एक्चुअल टैक्स तो है ही नहीं, वो तो ऐसे ही ले रहे हैं थोड़ा बहुत, कि आप पता चल जाए ये इंसान है, इसकी ये इनकम है और इस पे टीडीएस कटा है, तो अपने आप भगा हुआ आएगा, आईटीआर फाइल करेगा। तो अब वो जब, क्योंकि हम ऐसे ही ले रहे हैं, तो उसमें हम सेस और एजुकेशन सेस और हेल्थ सेस ये सब ऐड नहीं करेंगे, लेकिन सैलरी वाले में ऐड करें। अब ये भी सवाल उठ सकता है ना कि हम अंदाजे से ले रहे हैं, तो अब मार्च फरवरी मार्च में हम फिर से अंदाजा लगाएंगे जब साल खत्म हो रहा हो, क्योंकि हमने तो वो पहला महीना था, अब आखिरी 1-2 महीना बचे हैं, तो अब तो पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। अब हमने कहा भैया अंदाजा लगाया तो अब 15,000 बैठ रहा है, शुरू में क्या अंदाजा लगाया था 12, 10 महीने हो गए, 10,000 काट दिया टीडीएस। अब अंदाजा लगाया 15, तो बचा कितना, 5,000। अब 2 महीने में 2,500 काटे, या आखिरी महीना है 11,000 कट चुका, अब आखिरी महीना पता चला 15 है, तो 4,000 आखिरी महीने में। तो ये सिस्टम होता है सैलरी। तो सैलरी का सिस्टम बिल्कुल ही अलग है, बाकी का आसान है। बाकी में पता क्या है, इस अमाउंट से ज्यादा अमाउंट दे रहे हो तो टीडीएस इतना, सब में ये रट्टा लगाना, समझना जो है वो सैलरी को समझ। रिक्वायरमेंट टू फर्निश पेन, सेक्शन 206AA। If the payee does not furnish his pen to the payer, TDS shall be done at। देखो, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं, पहले पेई और पेयर का हिसाब समझो, कि मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं, ठीक है? तो इनकम किसकी है? तो मान लिया 10,000 की इनकम, मान लिया 10% का टीडीएस का रेट है, 1,000 काट के 9,000 दिए जाएंगे। अब ये जो 1,000 कट गया इसका होगा क्या? तो ये पेई के अकाउंट में तो जाएंगे, तो पेयर क्या कहेगा पेई से, भैया अपना परमानेंट अकाउंट नंबर दे, जमा कराने तेरे 1,000 रुपए। अब पेई क्या देगा, अपना परमानेंट अकाउंट नंबर देगा और उसमें 1,000 रुपए जमा हो जाएंगे। पेई कह रहा है यार 1,000 रुपए, मैं अब तक तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों, ये 1,000 रुपए के चक्कर में मैं लाखों करोड़ों के लपेटे में आ,
तो मैं नहीं बता रहा, पेयर कह रहा हाँ भैया अपना परमानेंट मेरे पास नहीं है, क्या क्या नहीं है जी, याद नहीं, मैं नहीं बता रहा। बड़ी समस्या हो गई। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर पी अपना परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं बता, तो जो रेट है मान लिया 10% का रेट है, या एट द रेट इन फोर्स दैट इज द रेट मेंशन इन द फाइनेंस एक्ट, जो रेट टैक्स का रेट है नॉर्मल, या 20%, जो भी ज्यादा हो उस रेट से टीडीएस। तो ये कह रहे हैं अच्छा बेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर इस वाली इनकम पे तो पूरा टैक्स ले ही लेते, तो इसका मतलब लगभग 20-30% का हिसाब उससे ले लिया जाए। नोट फॉर इंस्टेंस इन केस ऑफ रेंटल पेमेंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी, मान लिया आप देखो आप हैं दुकानदार और आप किसी को किराए पे प्लांट एंड मशीनरी देते हैं, वो किराए पे ले गया। अब आपके लॉ में लिखा है कि जो अगर आप किसी को प्लांट एंड मशीनरी किराए पर दे रहे हैं तो उसे जब किराया देंगे तो आप टीडीएस काट लो, मान लिया। और वो नहीं बता रहा पेन, तो यहाँ लिखा वेयर द पेई डज नॉट फर्निश द पेन, तो इसे 20% काटना है। वैसे रेट है वन सेक्शन 194 आई में उसका रेट 2% है टीडीएस का, लेकिन आप कितना काटेंगे? However, non-furnishing of pen by the deductee in case of income by way of winning of lottery and card game। अब जैसे लॉटरी इनकम पे टैक्स रेट क्या है, तो ये है यहाँ 30, तो 10%, 30%, 20% ज्यादा क्या है, 30% टीडीएस का। वैसे भी उस पे तो सेक्शन में भी यही लिखा, सेक्शन 194 बी में लिखा है कि लॉटरी इनकम है इन सब पर 30% का ही टैक्स कटेगा, ये लिखा भी हुआ है। Therefore, wherever tax is detectable at a higher rate than 20%, this provision would not have. The rate will be maximum marginal rate and not 20% under section. Declaration under section 197A shall not be valid until the present। अब ये कुछ चीजें हैं जो आपके ज्यादा मतलब है, आगे हम देख लेंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि आपका अगर आपने ज्यादा अपना परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं बताया तो टैक्स रेट ये मानो 20% तो लगेगा। कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर टू डिडक्ट और पे, देखिए क्या हुआ, आपने किसी को पेमेंट किया और टीडीएस काटना है, नहीं काटा, तो आप कौन है, असेस डीम टू बी असेसी इन डिफॉल्ट। और टीडीएस काट लिया, गवर्नमेंट के पास जमा नहीं कराया, अब रिजेम में डाल लिया, तो भी क्या है आप, any person including the principal officer of the company who is required to deduct any sum in accordance with the provision of the act, or an employer paying tax on non-monetary perquisite under section 192 1A shall be deemed to be assessed in default if it does not deduct the whole or any part of the tax, or after deducting fails to pay that। या तो टीडीएस काटे नहीं या काटा तो उसको जमा नहीं कराएगा, तो असेसी। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ डीमिंग प्रोविजन, एनी पर्सन who fails to deduct whole or part of the tax ना, और उसे हम असेसी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे अगर पेई ने अपनी आईटीआर फाइल कर दी, ठीक है, अपनी इनकम दिखाई और उसने टैक्स पूरा जमा करा दिया, वो असेसी माना जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो टैक्स आई क्या। इंटरेस्ट लाइबिलिटी, ए पर्सन डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 201 for failure to deduct tax or to pay tax after deduction is liable to pay simple interest at the rate 1% for every month of part of, on the amount of such tax from the date on was deductible to the deducted, and simple interest of 1.5% for every month of part of the
from the date it was deducted into actually. कहने का मतलब यह है कि अगर टीडीएस कटना था, देखो मान लिया टीडीएस आज कटना है, आपने नहीं काटा, तो गवर्नमेंट की जेब में जो पैसा आना चाहिए था नहीं आया। गवर्नमेंट कह रही है 1% का ब्याज दो, आपको टीडीएस काटना है, नहीं काटा 1% का, जब तक काटोगे नहीं तक 1%, और काट लिया और जमा नहीं करा तो 1.5% का ब्याज दो। तो भैया टीडीएस काटा और अपनी जेब में डाल रखा है 1.5, नहीं काटा तो 1। अमाउंट पेबल टू गवर्नमेंट आरबीआई, नो टीडीएस शैल बी डन। अगर आप पेमेंट गवर्नमेंट को कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट को पेमेंट करते हुए थोड़ी ना कहोगे हम तो टीडीएस काटेंगे, सेक्शन में लिखा टीडीएस काटो, तो कहेंगे सेक्शन 196 में लिखा है कि आप गवर्नमेंट को, आरबीआई को, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को, म्यूचुअल फंड को पेमेंट करते हो, आपको टीडीएस नहीं। ठीक है, अब हम सेक्शन पर आते हैं, नॉर्मल सैलरी से स्टार्ट कर। सेक्शन 190 टीडीएस ऑन सैलरी, कौन काटेगा? एम्प्लॉयर। पेयर कौन है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की ड्यूटी जो टैक्स। पेई कौन है? एम्प्लॉय जिसको सैलरी मिल रही है, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। टीडीएस किस पे लगेगा? सैलरी पर। टाइम कब टीडीएस कटेगा? हर महीने। रेट क्या होगा? भैया नॉर्मल टैक्स का रेट प्लस सेस भी ऐड हो जाएगा। और कब नहीं लगेगा? अगर उसकी टैक्स ही जीरो बैठता है उसका, नहीं देंगे, ठीक है ना। मैनर ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स, मैंने आपको बताया मैनर क्या था, तो वही देखते हैं। मैनर ऑफ डिडक्शन ऑफ such income tax has to be calculated at the average rate of income tax computed on the basis of rate in force for the relevant finance year in which the payment is made on the estimated total income of assessee, on the estimated total income of the estimated total income का मतलब क्या है? पांचों ऐड की इनकम ऐड करो, ग्रोस टोटल इनकम क्लबिंग सेट ऑफ सब करो, डिडक्शन दो, उसके ऊपर टैक्स निकालो। Where the employee intimate to the employer his intent to exercise the option to shifting out of the default tax regime provided, अगर वो कहता है डिफॉल्ट से पहले जाएगा, बाहर जाएगा, तो इस तरीके से कर लो। एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स मींस द रेट अराइव्ड बाय डिराइविंग द अमाउंट ऑफ इनकम। अभी इसमें क्या, मैंने तो आपको सिंपल शब्दों में बताया, पूरे साल का टैक्स निकालो और डिवाइड बाय 12 कर दो। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं पहले उसकी टैक्सेबल इनकम, मान लिया टैक्सेबल इनकम 8 लाख, और टैक्स और टैक्स अपॉन टैक्सेबल इनकम निकाल के टैक्स का रेट निकालो, उस रेट से टीडीएस काटो, बात तो हुई। ठीक है, ए डिडक्टर बीइंग एन एम्प्लॉयर हैज टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच ऑफ हिज एम्प्लॉई हैविंग इनकम अंडर सेक्शन 192 रिगार्डिंग देयर इंटेंडेड टैक्स रिजीम। मैंने कहा था ना, उससे पूछेंगे भैया नए में पुराने में, उससे पूछो भैया। एंड ईच सच एम्प्लॉई वुड इंटीमेट द सेम टू द डिडक्टर बीइंग हिज एम्प्लॉयर regarding his intended tax regime for each year, and upon intimation the deductor has to compute his total income and deduct tax at source thereon according to the option exercised. If intimation is not made by the employee, it would be presumed that employee continue to be in default tax regime under section 115 BAC। नहीं बताया तो क्या है 1 BAC, and has not exercised the option to opt out। Accordingly, in such case, the employer has to deduct tax at source on income under section 192 in accordance with the rate given under section 115B। It is also clarified that information would not amount to exercising option under section 115BAC, and the person shall be required to do so separately in accordance with the provision. In the concept of payment of tax on non-monetary perquisite has been provided in section 192 1A and 1B. These section provide that employer may pay this tax on his option in lieu of deduction of tax at source from salary payable to the employee. The tax will have to be worked out at the average rate applicable
मतलब जैसे हमने कोई नॉन मॉनेटरी परक्यूसिट दी, उसको रहने के लिए घर वर दे दिया, उसके ऊपर भी टैक्स बैठ रहा है, तो एम्प्लॉयर ने कहा ये टैक्स मैं ही दे दूंगा, तो वो दे दे भैया, कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज रेट निकालो उस हिसाब से, ठीक है। A taxpayer having salary income in addition to other income chargeable to tax may send to the employer the following particular. अदर इनकम बताओ, उस पर टीडीएस कटा तो वो बताओ, लॉस है तो वो बताओ, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो बताओ ना। द एम्प्लॉयर शैल टेक अबाउ पर्टिकुलर इनटू अकाउंट, कैलकुलेट टीडीएस निकालते हुए ये वो सारी चीजों को ध्यान। It is also provided that except in cases where loss from house property has been adjusted, that TDS on salary shall not be reduced as a consequence. लॉस से कम होगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, और किसी चीज से तो कम होगा नहीं। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट सैलरी where the assessee intimate the employer is intent to exercise the shifting out of the tax regime. However, loss under head income from houses shall be allowed to set off against salary income subject to maximum of 2 लाख से ज्यादा वो भी सेट ऑफ नहीं। मिस्टर एक्स एबीसी लिमिटेड में काम करते हैं, 60,000 पर मंथ की सैलरी है, इन्होंने 50,000 एनएस है और इनका जो टीडीएस है वो कटना है। इन्होंने कहा कि वो बाहर जाना चाहते, तो सैलरी इनकम कितनी है 720, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 लेस होगी, 1,70,000। 80 में डिडक्शन मिलेगी 50,000 एनएससी की, 20 टैक्स लगाएंगे 36,500 ना, नॉर्मल टैक्स रेट, फिर उस पर सेस लगाएंगे 33,960, ठीक है। फिर 12 से डिवाइड करके हर महीने इसकी सैलरी में काट लेंगे। अब आखिरी महीना जब आएगा ना फरवरी मार्च, इसे कहेंगे भैया दिखा 50,000 रुपए एनएससी में कहा जमा, नहीं कराए तो फिर दोबारा निकालेंगे, फिर दोबारा टैक्स निकालेंगे, आखिरी 1-2 महीने में जो बचा खुचा है सारा टीडीएस काट, क्योंकि हर कोई पता है कई बार झूठ बोल देता है जी हम तो करेंगे, और ये नहीं कह सकता कि अभी कर, क्या भैया मैं कर लूंगा, क्या दिक्कत है। तो फिर कई बार क्या होता है फरवरी मार्च में पूरी सैलरी कट जाती है टीडीएस में। सपोज प्रीवियस एग्जांपल में एम्प्लॉयर ने टीडीएस काटा अप्रैल मई में ना, और सैलरी बढ़ गई, फिर 70,000 हो गई 1 जून से, तो 1 जून से हो गई तो अब पूरा दोबारा से हिसाब लगाओ, उसकी सैलरी अब पूरी 820 बैठेगी, उसके ऊपर पूरा जो टोटल इनकम आएगी 720 आएगी, उसके ऊपर टैक्स जो लगेगा वो रहेगा पूरा का पूरा 58,760 रुपए पूरा टैक्स है। अब 2 महीने तो टीडीएस कट चुका, कितना टीडीएस कटा 2 महीने, 3163.33 इंटू 2, ये टीडीएस कट गया ना, तो अब कितना बचा है, ये लेस करने के बाद 52,433 रुपए 34 पैसे बचा है। अब ये 10 महीने में काटना है, हर 10 महीने में काटना है, तो हर महीने अब इतना कटेगा, 3,000 कुछ 3,163 कट रहा था 5,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर एक्स हैं, वो एबीसी लिमिटेड में जॉब करते हैं, उनकी सैलरी 6 लाख रुपए है, टैक्सेबल सैलरी, और उन्होंने 50,000 एनएससी में जमा कर, तो हमें बता टीडीएस कितना, तो टैक्सेबल सैलरी है तो ग्रोस टोटल इनकम उनकी 6 लाख हो गई, 80C की डिडक्शन 50,000 हो गई, टैक्सेबल इनकम 5,50,000 हो गई, 87A का रिबेट तो मिलेगा नहीं, 5 लाख से ऊपर की इनकम है, टैक्स 2.5 लाख रुपए पे निल, 2.5 लाख से 5 लाख पे 12,500, बचे हुए 50,000 पे 20%, कितना 22,500, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाओ 4%, 22,500 का 4%, टोटल कितना हो गया
हर महीना कितना सैलरी काटोगे, 12 से डिवाइड कर दो, 1950 रुपए पर मंथ टीडीएस आएगा की सैलरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर एक्स पीकेसीसी लिमिटेड में जॉब करते हैं और टीडीएस निकालना है। टैक्सेबल सैलरी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम बिजनेस, ग्रॉस इंटरेस्ट 1,60,000, टीडीएस उस पर 16,000 का, ईपीएफ में जब फर्दर इन सच केस रेट ऑफ टीडीएस शैल बी हायर ऑफ टैक्स ऑन टोटल income when total income is calculated after doing set off of loss from house property after considering other income. Tax on total income calculated without doing set off without। तो ये लिखा है कि टीडीएस रेट जो होगा वो क्या होगा, दोनों में से ज्यादा। पहले हम देखते हैं कि इसकी इनकम वैट कितनी रही है। यहाँ पर ए कैटेगरी और बी। टैक्स ऑन टोटल इनकम व्हेन टोटल इनकम इज कैलकुलेटिंग आफ्टर सेटिंग ऑफ लॉस एंड आफ्टर कंसिडरिंग अदर इनकम एंड टीडीएस ऑन दिस, और टैक्स ऑन टोटल इनकम व्हेन कैलकुलेटेड विदाउट डूइंग सेट ऑफ लॉसेस एंड विदाउट कंसीडरिंग अदर इनकम एंड टीडी। तो हम एक बार तो सारी चीजों को कंसीडर करें और एक बार हम किसी भी चीज को कंसीडर ना करें और उस पे हम जो भी ज्यादा बैठेगा वो टैक्स लगा। तो पहले ए वाला पार्ट कर रहे हैं कि हम लोग सब चीजों की सैलरी इनकम टैक्सेबल सैलरी बैठ रही है वो 4 लाख रुपए। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ हो जाएगा 5,000, है ना। कितना आया, देखो लॉस फ्रॉम बिजनेस तो अलाउ और उसकी इंटरेस्ट है 1,60,000 ना। इंटरेस्ट ग्रॉस टोटल इनकम की ईपीएफ में जमा किया उसने कितना, 10,000। टैक्सेबल इनकम आ गया। ये मान रहे हैं कि वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर जा रहा है, ठीक है। और टैक्स कितना आया है इस पे, टैक्स प्लस सेस 22,360, ठीक है। और इस पे टीडीएस ऑलरेडी इसका 16,000 रुपए कट चुका है ना। टैक्स पेबल है कितना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसका है टैक्सेबल सैलरी 4 लाख, दूसरी और कोई भी हम इनकम को ना, तो कुछ भी ना करें, ये हो गया लाख, इधर 3,90,000 पे टैक्स कितना बैठता है, 10,000 पेड मिल जाएगी 14,560 कैसे आ जाएगा, 12,500 तो हमारा 5 लाख तक की इनकम पे बैठ, 2.5 लाख तक फ्री है, 2.5 लाख से ऊपर है 5% कितना आएगा,
7,000 आ रहा है ना, सेस लगाने से पहले ही 87 सेस लगाने के बाद देते। कितना आ रहा है? 7,000 आ रहा है ना, 7,000 टैक्स आ रहा है और रिबेट ही मिल जाएगी, तो टैक्स ही नील बैठ रहा है, तो हमारे को 3,360 रुपये टैक्स ले 12 महीने। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 190, पेमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बैलेंस ड्यू टू है। पेयर कौन है? ट्रस्टीज of the employees provident fund or any person authorized under the scheme to make balance and तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो बैलेंस है उसकी पेमेंट जो कर रहा है वो, और किसको कर रहा है? एम्प्लॉय को कर रहा है। टीडीएस जो भी बैलेंस है उस पर, accumulated balance due to an employee participating in a recognized provident fund is includable in, तो उस पर टीडीएस लगे। टाइम क्या होगा? एट द टाइम ऑफ टीडीएस का रेट है 10%, अगर पेन नहीं बताया तो 20% ना 10%, लेकिन अगर अमाउंट 50,000 रुपए से कम है तो उसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं। ये मुसीबत है हमारे पास, आगे जाकर 15, 20, 25 सब सेक्शन, सब में टीडीएस की रेट अलग है और लिमिट भी अलग। और अगर 5 साल के बाद में विड्रॉल हो रहा है तो भी कोई टीडीएस नहीं, 5 साल के बाद है या 50,000 से कम है। In case of withdrawal before continuous service of 5 years and employee opt for transfer of accumulated to new employer, termination is due to ill health वगैरह है तो भी टीडीएस नहीं। अगर वो पेमेंट ले रहा है तो टीडीएस कटेगा, किसी और नए जॉब पे जा रहा है और वहां पर ट्रांसफर कर रहा है अमाउंट तो टीडीएस। अब आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है सिक्योरिटीज में, डिवेंचर में, बॉन्ड्स में, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर टीडीएस करता है। आपने 12th में भी पढ़ा होगा डिवेंचर्स का चैप्टर, वहां पर एंट्री सीखी होगी कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दे रहे हैं तो उस पर टीडीएस करता है। तो सेक्शन 193 हमें बताता है कि जब भी हम सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट देंगे तो उस पर टीडीएस काटे। कौन पेमेंट करेगा? जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का चार्ज मतलब जो इसका जिम्मा है वो पेमेंट कर रहा है, कोई भी हो सकता है। पे कौन है? तो यहाँ रेजिडेंट पर्सन, रेजिडेंट पर्सन है अगर तो वो है पे। ठीक है, और उसके पास सिक्योरिटीज है। टीडीएस किस पे लगेगा? इंटरेस्ट अमाउंट। तो टीडीएस की अमाउंट टाइमिंग क्या होगी? टीडीएस टू बी डन एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवरेज, और रेट क्या होगा? नो टीडीएस इज टू बी डन ऑन डिवेंचर इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ इफ इंटरेस्ट की पेमेंट अकाउंट पे चेक से होती है और इंटरेस्ट 5,000। ठीक है, डिवेंचर जो इशू करें वो पब्लिक का, चाहे लिस्टेड है या अनलिस्टेड। कहने का मतलब ये है कि 5,000 रुपए तक की अमाउंट टीडीएस। No TDS shall be done on debenture issued by a cooperative society. No TDS on national development bonds. No TDS on loan. No TDS on securities issued and state. इसका मतलब अगर गवर्नमेंट, चाहे स्टेट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कोई भी सिक्योरिटी इशू करेगी तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। क्यों? ताकि लोग ज्यादा उन्हें खरीदें, तो यह हमें टीडीएस। However, in the following two cases, TDS shall be done if amount of interest exceed 10,000। इन दोनों में 10,000 तक टीडीएस नहीं कटेगा, 10,000 से ज्यादा है। एग्जाम्पल पी, मिस्टर पी है, इनके पास लिस्टेड डिवेंचर्स हैं। पीकेसीसी लिमिटेड के तो प्राइवेट है, गवर्नमेंट नहीं है तो टीडीएस तो कटेगा।
इन्हें इंटरेस्ट मिला है 6,750 टीडीएस करने के बाद। ठीक है, तो टीडीएस करने के बाद मिला है। टीडीएस का रेट कितना है? 10। तो टीडीएस का जो रेट है वो है हमारा 10% ना। आप यहाँ लिखेंगे टीडीएस रेट इज 10 सेक्शन 5,000 से ऊपर पर लगता ही है। 6,750 रिसीव्ड हुए हैं, तो ये कौन सी है? नेट अमाउंट ना। तो ग्रॉस अमाउंट टैक्सेबल होती है, ग्रॉस अमाउंट निकालनी। ग्रॉस अमाउंट क्या होगी? नेट अमाउंट अपॉन 1 में 6,750, ये 90% वैल्यू है ना, मतलब 7,500 का अमाउंट के ऊपर 750 6,000 मिल गए। तो 7,500 रुपए हमारी टैक्सेबल इनकम में जोड़, क्योंकि ये 750 तो हमारा एडवांस टैक्स है जो गवर्नमेंट के पास जमा। He also get annual taxable salary of 5,66,200 जो टीडीएस के बाद में मिली है, तो इसमें भी टीडीएस जोड़ दिया। ग्रॉस अमाउंट 6 लाख। उसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 2 लाख हुई है। ठीक है, विच हैज नॉट बीन डिस्क्लोज बाय हिम टू हिज एम्प्लॉयर, इसने अपने एम्प्लॉयर को बताया नहीं कि भैया मेरी ये हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम है। ठीक है, तो अब टोटल इसकी इनकम कितनी हो गई? 8,07,500। इसके ऊपर टैक्स कितना बैठा? 74,000। इसके ऊपर सेस कितना बैठा? 2,960। ठीक है, 8 लाख का 10%, 10-20% हो गया। चेक कर लिया, 8,07,500 माइनस 5, 20%, 61,500 प्लस 12,500, 74। मतलब हम ये मान रहे हैं कि वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर है ना, वरना हमें नए के हिसाब से ये आप लाइन ऐड, नहीं तो आप डिफॉल्ट, और उस पर हमारा सेस मिलाकर 76,960 हो। अब टीडीएस जो कटा है वो केवल 33,800 कटा है सैलरी में, क्योंकि उसने छुपा ली 2 लाख की इनकम, और इसमें 750 कटा है। अब इतना पैसा अभी और जमा है। अभी 10,000 से ऊपर अमाउंट होने पर एडवांस टैक्स देना पड़ता, तो इन्होंने अगर एडवांस टैक्स नहीं दिया होगा ना, तो पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ है इसी चैप्टर। डिविडेंड, डिविडेंड मिलता है तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा ना, टैक्सेबल इनकम है, तो वो भी कंपनी आपको टीडीएस काट कर ही, तो सेक्शन 194 में है टीडीएस ऑन डिविडेंड, और टीडीएस डिविडेंड केवल कंपनी देगी, तो कंपनी का ही प्रिंसिपल ऑफिसर जिम्मेदार है, पेयर है। पेई कौन है? रेजिडेंट पर्सन जिसके पास शेयर्स होंगे, डिविडेंड पे टीडीएस लगेगा। द डिडक्शन ऑफ टैक्स हैज टू बी मेड बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट बाय एनी मोड in respect of any dividend on or before any distribution of payment to resident holder of any amount deemed as dividend। deemed dividend पड़ा था पर है तो भी टीडीएस कटे 10%। टीडीएस कब नहीं कटेगा? नो टैक्स इज टू बी डिडक्टेड being an individual where the dividend is paid by mode other than cash and the amount of sub dividend is not exceed 5। तो जैसे इंटरेस्ट के केस में 5,000 रुपए तक की अमाउंट पर 193 में टीडीएस नहीं कटता है, ऐसे ही डिविडेंड के केस में 194 में 5,000 रुपए तक की इनकम है, लेकिन कैश पेमेंट नहीं हो। एग्जाम्पल नंबर 4, मिस्टर एक्स ने एबीसी लिमिटेड में पैसा इन्वेस्ट
कंपनी ने 10% का टीडीएस काट के उसे 270 रुपए का ब्याज दिया, तो 2,70,000 रुपए का ब्याज 90% वैल्यू है, तो 3 लाख रुपए की हमारी ग्रोस वैल्यू हो गई ना। द चेक वॉज कलेक्टेड बाय द बैंक और बैंक ने 1% का चार्ज लगा। अब यहाँ गलती क्या होती है, बच्चा 3 लाख के ऊपर 1% का चार्ज लगा देता, लेकिन पैसा तो 270 आया ना, तो बैंक ने 270 पे 1% का लगाया, चार्ज 27 रुपए बैंक ने चार्ज लगा दिए, तो हमारी खर्चा तो अलाउड है, तो हमारे पास 297,300 की इनकम हो गई। इसे डिविडेंड मिला 65,000 टीडीएस के बाद, तो इसकी भी ग्रोस वैल्यू निकाल ली हमने, और उस पे भी बैंक का 1% का चार्ज लगा दिया, है ना, और ये हमारी इनकम हो गई डिविडेंड की। टैक्स लायबिलिटी निकालना है, तो हम देखेंगे टोटल इनकम कितनी है और टैक्स कितना पड़ता है, 0 बैठ जाएगा, रिबेट मिल जाएगी, तो सारा का सारा जितना टीडीएस कट गया सारा रिफंडेबल हो जाएगा, है ना। तो जितना भी टीडीएस कटा है वो सारा का सारा रिफंडेबल। तो टीडीएस कितना है, 30,000 रुपए का टीडीएस था इंटरेस्ट पर, और 65,000 टीडीएस था डिविडेंड पर, क्या टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अलावा अगर आपको किसी को इंटरेस्ट देना है लेकिन सिक्योरिटी पर नहीं दे रहे, लेकिन इंटरेस्ट दे रहे हो, तो टीडीएस 194A में कट। अगर इंटरेस्ट दे रहे हो सिक्योरिटी पे तो 193 में कट। 194 है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी, कोई भी हो सकता है अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। क्यों? क्योंकि देखो आपने, मतलब मैं हूं, मैंने आपको लोन दिया लिया, उस पे मैं टीडीएस काटूं, तो वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, कोई काटेगा नहीं, बताएगा, है ना। एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इंटरेस्ट अदर देन ऑन सिक्योरिटी शेल डू टीडीएस। लेकिन अगर इंडिविजुअल एचयूएफ बड़े बिजनेसमैन है, बड़े काम करना पड़ेगा, वो कैसे पता चले। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है अंडर सेक्शन 44AB, है ना, द टर्नओवर उसकी बिजनेस या प्रोफेशन की 1 करोड़ से ज्यादा है, अगर बिजनेस है और 50 लाख से ज्यादा प्रोफेशन है, तो भैया फिर तो बड़े लोग हैं, इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, देन तो उन्हें टीडीएस होने। पे कौन है, कोई भी रेजिडेंट है, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी, टीडीएस जब आप पेमेंट कर रहे हैं रेट 10%। कंपनसेशन अमाउंट अवॉर्डेड बाय द मोटर एक्सीडेंट क्लेम, हमने पढ़ा था अदर सोर्सेज में, सेक्शन 57 में 50% की डिडक्शन मिलती है। तो यहाँ लिखा है टीडीएस शेल अप्लाई ऑन इंटरेस्ट ऑन द कंपनसेशन अमाउंट अवॉर्डेड बाय द मोटर एक्सीडेंटल क्लेम इफ सच अमाउंट इज मोर देन द टीडीएस शेल बी एप्लीकेबल ऑन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड। Okay. Out of such interest deduction shall be allowed and only 50% will be taxable, but TDS will be done on the full amount. 50% की डिडक्शन कहाँ मिलती है, अदर सोर्स, लेकिन टीडीएस पूरी अमाउंट। वेयर इंटरेस्ट इज पेड टू बैंक, टीडीएस नहीं कटेगा। इंटरेस्ट दिया जा रहा है पार्टनरशिप फर्म को, जो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को दे रही है, टीडीएस नहीं कटेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जा रहा है, टीडीएस नहीं कटेगा। जीरो कूपन बॉन्ड है, नहीं कटेगा। और अगर बैंक सीनियर सिटीजन को पेमेंट करा 50,000 तक, कोई टीडीएस नहीं कटेगा, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, और कोई केस में 5। और अगर सीनियर सिटीजन के अलावा नॉर्मल है तो 40,000 रुपए तक की पेमेंट पर टीडीएस नहीं कटेगा। और अगर पोस्ट ऑफिस है, बैंकिंग कंपनी वगैरह है, और नॉर्मल कोई और दे रहा है, तो 5,000। The threshold limit will be reckoned with the reference to the total interest credited or by banking company where such banking। तो अगर टोटल इंटरेस्ट जो भी पूरे साल भर का, वो अमाउंट कैलकुलेट, ठीक है। तो ये हमारा पूरा है। अगर आपके बैंक में पैसे जमा है और 1 साल में 40,000 रुपए से ज्यादा का ब्याज
तो उस पर टीडीएस। Example number 5, examine the TDS implication under section 194A in the following mention. On 1st October 2023, Mr. X made a 6-month FD of 10 lakh 9% के हिसाब से एक कोऑपरेटिव बैंक में, और मैच्योरिटी है 31 मार्च 2024। तो 6 महीने का ब्याज कितना हुआ? 45,000। 40,000 तक का ब्याज माफ है, उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन अब 40 से ऊपर हो गया तो पूरे पे कट। टीडीएस का रेट 10% है तो 45,000 का 10% 4500 रुपए का टीडीएस कट जाएगा। 1/6/23 को मिस्टर एक्स ने P9 मंथ 3 अलग अलग एफडी करी है 9 महीने की, 1-1 लाख रुपए, तो टोटल हो गया 3 लाख। 3 लाख पे 9%, 9 महीने का हो गए, 10 महीने हो गए, 1 जून को है। अच्छा, मैच्योरिटी 28 फरवरी को है। हाँ, तो 9 महीने का इंटरेस्ट निकाल 9% के हिसाब से 20,250। तो भैया 20,250 है, 40,000 रुपए तक तो टीडीएस काटना नहीं, तो टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, नो टीडीएस। मिस्टर एक्स ने एक रिकरिंग डिपॉजिट किया है 20,000 रुपए पर मंथ, हर महीने का। ये तो 20,000 है, उस पर 12 महीने का, फिर 20,000 रुपए पे 11 महीने का, फिर 20,000 रुपए पर 10 महीने का। ऐसा हमें करना पड़ेगा। एक बारी आप, ये मैच्योर हो रहा है 31 मार्च को, ठीक है, तो एक बारी हम ये माने कि इसके ऊपर जो अमाउंट बैठ रहा है का कितना बैठेगा? 20,000 रुपए है ना पर मंथ। 20,000 इस पूरा 12 महीने का कितना हो गया? 2,40,000। ठीक है, ऐसे मोटे तौर पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 40,000 से ज्यादा तो किसी भी हालत में, मैं तो कहता हूँ पूरे 2,40,000 पे 8% लगाओ पूरे साल भर का। पहले दिन ही 2,40 जमा करा दो तो भी 40,000 नहीं होता। इसका मतलब हर एक केस में 40,000 से कम ही होगा। एग्जैक्ट अमाउंट अगर आप निकालना चाहें तो निकाल, वो प्रोडक्ट मेथड से। तो हमारा जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 10,400 रुपए आ, तो टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है ना, 40,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर एक्स ने बताया है कि उसकी कंसोलिडेटेड टैक्सेबल सैलरी है 6,20,000, जिस पर टीडीएस कट गया 23,400। इंटरेस्ट मिला है उसे 45,000 रुपए का टीडीएस के बाद में। इंटरेस्ट बैंक एफडी में है 4,000 रुपए, एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी पंजाब नेशनल बैंक में और एसबीआई में है 90,000 रुपए। पीपीएफ में इसने 70,000 रुपए जमा करे हैं। हमें टैक्स निकालना है। assuming he has not disclosed his interest income to employer but has disclosed पीपीएफ डिपॉजिट, और हम ये एज्यूम करते हैं कि ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर है ना, तो 80C की डिडक्शन दे देंगे। ये एज्यूम कर लेते हैं, ये एग्जाम में दिया जाएगा। नोट, एज्यूम, पहले तो हम इसकी नॉर्मल इनकम निकालते हैं। इनकम कितनी है? टैक्सेबल सैलरी 6,20,000, अदर सोर्सेस ट्रस्ट, डिवेंचर,
90% है TDS के बाद 50,000 रुपए कम है। इंटरेस्ट ऑन FD ना, PNB में SBI में 90,000 मिला है, 50% मिला होगा। TDS 40,000 से ऊपर है तो कट गया होगा, 40,000 से ऊपर नहीं है कटा, तो 1 लाख रुपए इंटरेस्ट है इसका। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो गई? ये FD पर इंटरेस्ट है। अगर ये सीनियर सिटीजन होता तो FD पे इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती, और अगर ये बैंक इंटरेस्ट होता तो भी डिडक्शन मिल जाती ना। लेकिन FD की इंटरेस्ट नॉर्मल को नहीं मिलती है, तो इसे 80C की डिडक्शन मिलेगी केवल PPF में पैसा जमा करके। टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम कितनी है? 7 लाख। तो टैक्स निकाल लो, टैक्स बैठ 2,04,000 200। 4% सेस लगा दो, कितना? चल, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या TDS कट गए? अब इसका सैलरी पे TDS कितना कटा है? 23,400 सेक्शन 92 में, ठीक है। और सेक्शन 193 में इसका डिबेंचर्स पर 5,000 रुपए का TDS कटा है, ठीक है। और सेक्शन 194A में 10,000 रुपए का TDS कटा है, ठीक है। तो कितना बच गया? ये तो राउंड ऑफ हो जाएगा ना, 17,030 17,030 रुपीज टैक्स पे। कैलकुलेट टैक्स पेबल है 7, ठीक है। तो यहाँ से 194B से हम नेक्स्ट, ठीक है।